हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 12 का लेसन 13 कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेंट इंडिया चाइना पाकिस्तान पार्ट 2। इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है एनसीईआरटी बुक का आपका है, व्हाई आर रीजनल ग्रुपिंग्स फॉर्म्ड? तो क्यों रीजनल ग्रुप फॉर्म होते हैं? आपने सुना होगा सार्क, SAARC, ये साउथ एशिया का है। G20 है, G8 है, इस तरह से बहुत सारे हैं जो ये रीजनल ग्रुप, ये ट्रेड ग्रुप्स हैं एक्चुअली। तो ये फॉर्म हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, अपना विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं। टू compete ग्लोबली एंड among themselves। अब क्या है कि अगर एक डेवलपिंग कंट्री है, फॉर एग्जांपल भारत है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, कोई भी है, अगर इनको अगर फॉरेन ट्रेड में ये ग्रुप ना करें तो इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और सेकेंडली डेवलप्ड नेशन के आगे तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इसलिए ये ग्रुप कर लेते हैं। जैसे एक बंदा है, उसकी आवाज़ चाहे ना सुनी जाए, लेकिन अगर एक और एक 11 होते हैं, अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फिर दूसरी बात यह है, दे कोऑपरेट बिकॉज दे हैव कॉमन इंटरेस्ट। उन सबका एक ही कॉमन इंटरेस्ट है और वो है अपने ट्रेड को बढ़ाना। टू आइडेंटिफाई कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अमंग मेंबर नेशंस। तो क्या उनकी कॉमन एक्टिविटीज हैं और किन चीज़ों पे वो एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट होगा। एंड दीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कॉमन सिचुएशन। क्योंकि जैसे ये एशियाई कंट्री हैं, आसपास हैं, तो ये इनका कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे ये लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इसका हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो ये कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस मीन्स बाय विच डिफरेंट कंट्रीज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी? तो वो कौन से तरीके हैं जिससे कि जो डोमेस्टिक कंट्रीज हैं वो अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करती हैं? वो कौन से तरीके अपनाती हैं? अब ग्रुप्स लाइक सार्क, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, सार्क साउथ एशियन है, कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज का है। G8 है, G20 है, ये हुए थे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, आपस में कोऑपरेट करना, मतलब ट्रेड के लिए ही कोऑपरेट करते हैं। टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ मेंबर कंट्रीज, वो ये देखते हैं कि जो मेंबर हैं उन्होंने डेवलपमेंट के लिए कौन से तरीके अपनाए जिससे कि उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या ट्रेड बढ़े, या उनकी क्या कमियां हैं। तो दोनों से सीखना है। अगर उनकी कमियां हैं तो उसको समझना है, और जो उनकी, अगर उनकी कोई अच्छी नीतियां हैं तो उनको भी देखना है, और उसके अनुसार अपने देश की नीतियों को बनाना है, उसमें मदद मिलती है। तीसरा, नेशंस लिबरलाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लिबरलाइज मतलब क्या होता है कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। आपने ट्रेड करना है, डिफरेंट कंट्रीज से व्यापार करना है, तो गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस रहे और फ्रीली वो एक दूसरे से व्यापार कर सकें। नेशंस एनकरेज द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अब जो है, ये जो ग्लोबलाइजेशन क्या है, पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना, व्यापार करना, और सिर्फ व्यापार नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करना, एक दूसरे से दूसरे देश में इन्वेस्ट करना और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना। तो ये सब करके वो सभी अपने अपने इंटरेस्ट भी कायम कर रहे हैं और साथ में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन 3, सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ले रहे हैं कि दोनों ने डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में क्या किया। तो बोथ कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। भारत का विभाजन हो गया, अंग्रेज लोग चले गए और पीछे भारत और जो पाकिस्तान है, क्योंकि वो एक ही कंट्री थे तो उनकी मुसीबतें तो एक ही थी, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, सारे उनके
रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट किया गया था, कोई इंडस्ट्री नहीं डेवलप हुई, कोई एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी शुरू की। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड का मतलब होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ चले, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज रखी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, बहुत भारी निवेश चाहिए था। और यहाँ तो गरीबी बहुत ही, प्राइवेट आदमी खर्च कर नहीं सकता था, जैसे रेलवेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, और स्टील इंडस्ट्री होगी, तो ये सब में सरकार ने की, यानी पब्लिक सेक्टर की भूमिका ज़्यादा थी। और प्राइवेट सेक्टर भी था, ऐसा नहीं कि जो छोटे छोटे उद्योग थे वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थे। फिर उन दोनों ने प्लान डेवलपमेंट की। भारत ने प्लानिंग करी 1951 में, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, और पाकिस्तान ने शुरू किया 1956 में। दोनों ने, अब वो क्या होता था कि प्लान शुरू किया है तो उन्होंने अपने टारगेट्स फिक्स कर लेते थे, एग्रीकल्चर में इतना खर्चा लगाएगा, इतना बजट होगा, और रिटर्न सोचते थे कि इतना उससे हमको मिलेगा, उत्पादन मिलेगा, मान लो कृषि में लगा रहे हैं तो। और अगर उद्योगों में है तो टारगेट होता था कि कितना उत्पादन होना चाहिए। इस तरह से टारगेट्स फिक्स होते थे। और जैसे भारत में 1-2 साल तो कृषि पे ही ध्यान दिया गया, फिर धीरे धीरे उद्योगों पे आए। ऐसे हर प्लान में अलग अलग टारगेट से, ऐसे ही पाकिस्तान में हुआ। पब्लिक सेक्टर को, जैसे मैंने बताया, की रोल पब्लिक सेक्टर को ही था। लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, इसलिए वो छोटे छोटे उद्योग ही कर पाते। रिलाइड ऑन इनवर्ड लुकिंग ग्रोथ, इसका मतलब ये होता है कि जो देश हैं, जैसे भारत था या पाकिस्तान था, वो उन्होंने इंपोर्ट्स को ज़्यादा एनकरेज नहीं किया अपने उद्योगों को बचाने के लिए। ओपन इकोनॉमी थी, सारे विश्व से उनका व्यापार हो रहा था। इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया इन 1991 और 1980 में पाकिस्तान में। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो एक्सप्लेन ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना इन 1958। तो 1958 में चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू किया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए, अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, दो काम किए। एक तो उन्होंने करा कि जो अपनी कंट्री में है, उन्होंने अपने लोगों को, पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड, घर के पिछले हिस्से में उद्योग लगाने को प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया, ठीक है। और उन्होंने रूरल एरिया में क्या किया, रूरल एरिया में, गांव में, उन्होंने कम्यून बनाए। कम्यून क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग है, मतलब जमीन के बड़े बड़े भूभागों पर इकट्ठे सब लोग फार्मिंग करेंगे, लेकिन उनकी कोई मलकियत नहीं है, मलकियत सरकार की है, ठीक है। तो ये कम्यून बने और इन पर संयुक्त रूप से जो है खेती हुई, कलेक्टिव फार्मिंग हुई। ये दो उन्होंने स्टेप लिए थे। तो देयर वर 26,000 कम्यून, कितने हो गए, 26,000। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना's रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिफॉर्म ऑफ 1978। तो 1978 में चाइना में रिफॉर्म्स लाए गए और उससे बहुत ग्रोथ हुई, ठीक है, ये सही है। जो माओ वहाँ का था, कम्युनिस्ट लीडर, उन्होंने ग्रेट प्रोलिफेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन लाया, इसको प्रोलिटेरियन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को रूरल एरिया में भेजा, ताकि वो वहाँ पर काम करें और वहाँ से सीखें और सिखाएं। रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर में क्या किया, पहले बड़े बड़े कम्यून बनाए थे, अब इंडिविजुअल लोगों को छोटे छोटे टुकड़े दे दिए और कहा कि आप इस पे खेती कर सकते हैं, सरकार को थोड़ा सा टैक्स दीजिए और बाकी सब आप अपने पास रख सकते हैं, यानी बेच सकते हैं। और इसी तरह से फॉरेन ट्रेड में क्या किया उन्होंने, उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अभी बताते हैं, पहले फॉरेन ट्रेड को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, मतलब जो फॉरेन ट्रेड बिल्कुल बंद कर रखा था उसको भी बढ़ावा दिया। और उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्री थी उसमें भी लोगों को
काम करने की इजाजत ली, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि आप फिक्स्ड अमाउंट या कोटा जिसे कहते हैं और फिक्स प्राइस पे गवर्नमेंट को जितना कोटा है उतना देंगे, बाकी आप मार्केट में मार्केट रेट पर बेच सकते हैं, तो ताकि कंपटीशन लोगों के बीच में, व्यापारियों के बीच में हो। लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, वो सरकार को देना है, ले भी सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं और सरकार को देना है, साथ में प्राइस, इसलिए डुअल प्राइस पॉलिसी। एक तरफ सरकार की प्राइस पॉलिसी अलग है, मार्केट की अलग है। तो यही इसमें इसमें भी कहा गया कि लोकल कलेक्टर्स अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड वर मेड टू कम्पीट, वो आपस में कंपटीशन करते थे। और डुअल प्राइसिंग सिस्टम, और तीसरा था एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको एनकरेज किया कि उनके देश में आके लोग पैसा लगाएं, उद्योग खोलें, तो लोगों को नौकरी मिलेगी, उनके लोगों को नौकरी मिलेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, देश की आय बढ़ेगी। और क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसमें शहरी क्षेत्रों में भी और गांव में भी 100% इक्विटी पे विदेशी लोग आके यहाँ पर काम कर सकते थे, उनको टैक्स फ्री है और उनको अन्य सुविधाएं भी दी जाती थी, जिससे कि उनके देश का विकास हो। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का विकास कैसे हुआ? प्राइवेटाइजेशन, पहले हमने देखा था कि प्राइवेटाइजेशन बहुत कम था, इंपोर्ट बहुत कम थे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने 1980 में रिफॉर्म्स लाए तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया, पब्लिक सेक्टर कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया। लिबरलाइजेशन वही है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन सारे विश्व से व्यापार है, टेक्निक है, कल्चर है, सबका एक्सचेंज है। और एक्सपोर्ट प्रमोशन किया, और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहरी देशों को एनकरेज किया कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इम्प्लीकेशंस ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म इन चाइना। अब चाइना में ये वन चाइल्ड नॉर्म लागू किया गया, कारण क्या था कि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि एक फैमिली के पास एक बच्चा हो सकता है, तो ये 1980 में लागू किया गया, ठीक है। उसका क्या रिजल्ट हुआ? लो फर्टिलिटी हुई, लो सेक्स रेशो कम हो गई, स्क्यूड मतलब कम हो गई, मतलब फीमेल कम हो गए, मेल ज्यादा हो गए, प्रति हजार हम देखते हैं ना मेल और फीमेल कितने हैं किसी कंट्री में, तो वो रेशो जो है मेल ज्यादा, क्योंकि लोग जो है, क्योंकि एक बच्चा है तो वो लड़का ही प्रेफर कर रहे थे। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई कि जो एल्डरली पीपल हैं, बड़े वृद्ध लोग ज्यादा हो गए और वर्किंग पॉपुलेशन, कम उम्र के लोग कम हो गए, तो वर्कफोर्स जो है वो बहुत कम हो गई, बूढ़े लोग ज्यादा हो गए, क्योंकि आप देखिए कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है, लोग, बूढ़े लोग ज्यादा हो गए, तो इसलिए उन्होंने 2016 में इसको खत्म कर दिया। अब वो कपल 2 बच्चों का 2 चाइल्ड नॉर्म आ गया। तो इस तरह से चाइना ने अपने पहले जो पॉपुलेशन है उस पे कंट्रोल, बहुत अच्छा कंट्रोल लाए, और उसके बाद उन्होंने इस पॉलिसी को, वन चाइल्ड पॉलिसी को, जब जरूरत नहीं थी तो खत्म कर दिया। तो अगर बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।